हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फिजिक्स वर्ल्ड की लेटेस्ट लाइव स्क्रीन में। तो आइए हम लोग जो है हमने जहाँ से सेट छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट जीए 2022 का। ठीक है, तो हमारा सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष निकलिए लिखिए। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था कि 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में उन्होंने पोलेनियम तत्व, रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलेनियम के ऊपर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। इसमें का एक तत्व के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है और इससे उन्होंने निष्कर्ष कुछ मिले। क्या निष्कर्ष मिले जब अल्फा कणों की बमबारी कराई? तो कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं। इससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं इससे कि परमाणु के अंदर का भाग जो है वो खोखला है, और कुछ अल्फा कण जो है सूक्ष्म विक्षेपित होते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, और कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक का कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के उन्हें जो है निष्कर्ष प्राप्त हुए। और प्राप्त निष्कर्ष हैं क्या क्या वो भी देख लीजिए। पहला निष्कर्ष क्या है? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश धनावेश जो है एक सूक्ष्म केंद्र में सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक के कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट जाते हैं, जिससे पता चला कि धनावेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए, उनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो देखो, सबसे पहले जो है हम इनके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का संचरण आरेख खींच लेते हैं। इधर लाइए। ठीक, ये आपकी एक्स अक्ष होगी, ये आपकी वाई अक्ष होगी, और ये आपकी जेड अक्ष होगी। तो ये देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र के लिए होगी और ये चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए होगी। और याद रहे कि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत रहे। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो आपस में लंबवत रहे। ठीक है, और ये आपकी संचरण की दिशा होगी, संचरण की दिशा। ठीक है बेटा, ठीक, गॉट इट। इसके लिए देखो, इसकी शर्तें क्या हैं। हमसे इन्होंने दो विशेषताएं पूछी हैं। तो ठीक है, लियो। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं, और वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन साथ साथ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसके ऊपर जो है हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, तो इसके लिए देखो, ये फिगर है, इसे जो है हम O1 मान लेते हैं और इसे हम O2, और ये इनका प्रतिबिंब मतलब मान लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो हम इसे मान लेते हैं, ये यहाँ से रखा है एक्स मीटर की दूरी, एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी दूरी हम तो जब ये एक्स हो गया तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 24 - x। ठीक, अच्छा, ये दूरी जो हम प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम मान लेते हैं बाई। कितनी मान लेते हैं? बाई। ठीक है,
तो और F बराबर हमको दिया गया है कितना, 9 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है हम ओवन के लिए लगाएंगे, सबसे पहले स्थिति ओवन के लिए। तो देखो बेटा, ओवन के लिए क्या करेंगे, हमें इसमें फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लेंस का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू कितनी है, -x, और u की वैल्यू कितनी है, बाई। ठीक है, तो देखो रख दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v, मतलब 1/-x माइनस 1/बाई। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1/9 इज इक्वल टू माइनस 1/x माइनस 1/y। ठीक है, और 1/बाई अगर हम निकालेंगे तो 1/बाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसे इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/x। ठीक है, इसे दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा आगे देखते, O2 के लिए, O2 के लिए निकालेंगे तो लेंस का सूत्र वही लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू मतलब 9, और यहाँ पर, यहाँ जो है हमें वो v की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ v की वैल्यू हमें बाई दी गई है, और उस तरफ है तो -y, और u की वैल्यू 24 माइनस x। ठीक है, v की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, बाई, b की वैल्यू कितनी थी, बाई थी। ठीक है, और माइनस, हाँ ठीक है, और माइनस 1/-24 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमें, अब हम 1/y इज इक्वल टू 1/9 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 माइनस एक्स। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा, 1/1/y इज इक्वल टू, समीकरण 1 देख लो क्या था, कि 1/y इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x। 1/y इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x, और समीकरण 2 हमारा क्या है, 1/y इज इक्वल टू -1/9 प्लस 1/24 माइनस एक्स। इन्हें जब हम घटाएंगे तो ये प्लस की वजह से माइनस, प्लस, और ये माइनस, ये कट जाएंगे, इधर कर रहे हैं। ठीक है, इधर क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, मतलब ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, माइनस 1/x माइनस 1/24 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2/9 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/24 माइनस एक्स। देखो, ये माइनस के माइनस चिन्ह कॉमन लेके इधर, इन्हें इधर भेज देंगे तो माइनस के होके इधर ये काय हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ये। ठीक है, और 2/9 उधर ही रखे रहने दिए। तो ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी जाके, x² माइनस का 24x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी जाके, x-6 इंटू x-18 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा जाके। ठीक है, उसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और एक बार x इज इक्वल टू 6 एंड एक बार x इज इक्वल टू 18, तो 6 और 18, x की वैल्यू हमारी जो आएगी वो 6 और 18 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना हुआ, क्या है हमारा, 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम की परावैगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्थाओं में डाली जाती हैं या आपतित की जाती हैं, तो उनमें क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान याद कीजिए। देखो, प्लांक नियतांक का मान हमें पहले से पता होता है कि प्लांक नियतांक का मान हमारा कितना होता है, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड।
ठीक है। तो देखिए लेमडा वन हमें दिया गया, लेमडा वन इज इक्वल टू 800 एंगस्ट्रॉम। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा वन इज इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे भी लिख लो, सॉरी, लेमडा वन इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁸ और लेमडा टू की वैल्यू कितनी दी गई, 700 एंगस्ट्रॉम। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 7 × 10⁻⁸मीटर। लेमडा वन और लेमडा टू के मान जो है वो हमें प्राप्त हो गए। ठीक है। अब जो है हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। आइंस्टीन आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, एक सेकंड, Hc/λ इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है। तो पहली कंडीशन के लिए पहले लेमडा वन लेंगे, फिर लेमडा टू लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Hc/λ1 इज इक्वल टू हाफ mv²। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें पहले के लिए, पहली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इससे दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, Hc/λ2 इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, लेमडा टू है और हाफ उसके लिए कितनी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दी, 4.5, नहीं सॉरी, यहाँ 4.0 होगा, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समीकरण 2। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। तो समीकरण 2, Hc/λ2 माइनस Hc/λ1 इज इक्वल टू 4.0 माइनस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, Hc कॉमन है यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, 1/λ2 माइनस 1/λ1 इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा हमारा। ठीक है, कर लो इसे सॉल्व। Hc ये हो जाएगा लेमडा वन माइनस लेमडा टू अपॉन लेमडा टू इंटू लेमडा वन इज इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यहाँ से Hc बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू लेमडा टू लेमडा वन अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू। ये इधर गुणे में है, इधर जाएंगे तो पलट जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। H इज इक्वल टू, हमें प्लांक नियतांक चाहिए, H बराबर, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू लेमडा टू इंटू लेमडा वन। लेमडा टू की वैल्यू कितनी थी हमारी, 7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेमडा वन की 8 इंटू 10⁻⁻8 थी। ठीक है, अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू, लेमडा वन माइनस लेमडा वन की वैल्यू, लेमडा वन 8 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, जब एच इधर है, यहाँ पे जो सी था वो सी इसके साथ आ जाएगा, सी, और सी क्या है, प्रकाश की चाल, तो सी की वैल्यू कितनी, प्रकाश की चाल कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एच इज इक्वल टू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻35। तो इसे मैं ऐसे 6.57 इंटू 10⁻⁻34, पावर एक अंक इधर आ गई हमारी। एच इज इक्वल टू देखो 6.57
हमने अभी वैल्यू जो तुम्हें बताई थी वो बताई थी 6.6 इंटू 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। बेटा 5 से अधिक है, 5 से अधिक, अगर सार्थक अंकों में 5 से अधिक कोई है तो उसके पहले वाले अंक में एक जोड़कर लिख देते हैं। तो इसमें हम वही करेंगे, एक जोड़कर लिख देंगे, इंटू 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ओके, गॉट इट, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकेंड। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो देखो, प्रकाश तरंगों के तरंगों का व्यतिकरण क्या है? हम्म जब समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तरंगों में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बावजूद जब कोई प्रकाश की किरण मतलब किसी माध्यम में जाती है तो कहीं कहीं पर उसकी आवृत्ति अधिकतम होती है और कहीं कहीं पर इसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है या अथवा शून्य भी होती है। ठीक है, तो और इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण भी कहते हैं। एक ये रही, और दूसरी जो हमने आपको बता दी कि कहीं आवृत्ति न्यूनतम होती है, कहीं आवृत्ति अधिकतम होती है। न्यूनतम वाली जो आवृत्ति होती है वो हमारी शून्य भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी शर्तें हैं, शर्तें देखिए ये रही। शर्तें क्या हैं? उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दो सुसंगत प्रकाश स्रोत बहुत करीब होने चाहिए। ठीक, प्रकाश के दो स्रोत एक ही आवृत्ति के होने चाहिए और व्यतिकरण पूर्ण प्रकाश तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। मतलब जो उनके आयाम, अधिकतम शिखर मान जो होता है वो उनका कैसा होना चाहिए? उनका जो आयाम होगा वो समान होना चाहिए। अच्छा, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य होगा यहाँ पे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। मतलब कि कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन मतलब कि हमसे L इज इक्वल टू क्या होगा? L इज इक्वल टू क्या? ठीक है, अच्छा, और लेमडा बराबर आपको दिया गया है कितना? 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली। ठीक है। अच्छा, आपको धारिता और दी गई, सी बराबर है कितना? 2.4 माइक्रो फैरड। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 to the power -6 फैरड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज किया है हमने, इसको -6 की 10 की पावर -6 लगाकर। ठीक है, अच्छा, दोलनी परिपथ जो है, दोलनी परिपथ की आवृत्ति, दोलनी परिपथ की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है एक। अच्छा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट रुको, उससे पहले हम जो है तरंगों की आवृत्ति निकाल लें। यहां से देखो, तरंग की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, F क्या है हमारी यहाँ पे? F का मान यही तो निकालना है। C कितना है? C क्या है? नहीं, ये C जो है वो प्रकाश की चाल है, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8, और लैम्डा 300 मीटर। ये कट जाएगा, F इज इक्वल टू बचेगा 3 × 10⁶ हर्ट्स। ये हमें तरंग की आवृत्ति निकल आई, ये हमारी क्या निकल आई? तरंग की आवृत्ति। अब जो है वो हम निकालेंगे दोलनी परिपथ, वो दोलनी परिपथ के लिए आवृत्ति। दोलनी परिपथ के लिए आवृत्ति क्या होती है हमारी? देखो, दोलनी परिपथ के लिए आवृत्ति, दोलनी पर्वत के लिए आवृत्ति F बराबर होता है 1/2 पाई √1/L ठीक है, हमें चाहिए क्या? L। इधर करें तो ये हो जाएगा 2 πf इज इक्वल टू √1/LC। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे, इधर वर्ग हो जाएगा, मतलब कि 2 πf का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। इज चेंज करते हैं, एक सेकंड रुको। हम्म क्या निकला हमारा?
एक सेकंड रुको। अब यहाँ से जो है हम एल का मान निकालेंगे। एल का मान निकालेंगे तो एल का मान क्या निकल के आएगा, एल इधर 1/2 पाई एफ का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी। एल का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई एफ का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी, यही निकलेगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ का मान, एफ का मान अभी हमने निकाला था वो कितना था 10⁶। एफ का मान 6 ही निकला था। ठीक, और का वर्ग इंटू सी। सी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, सी जो है वो तुम्हारा यहाँ पे जो है कैपेसिटर है, संधारित्र है, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर आएगा 1.056 इंटू 10⁻⁻8 हेनरी। ओके, ये रहा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित ताप तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए विकिरण अवशोषण तथा विकिरण उत्सर्जन का अनुपात नियत रहता है। देखो विद्युत परिपथ संबंधी ये किरचॉफ का नियम है हमारा। ठीक है, इससे या फिर हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम क्या था कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परिता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर ½ ओमेगा बी एल स्क्वायर है। हमें ये सिद्ध करना है, हमसे ये कहा कि ये दिखाओ। ठीक है, दिखाएंगे, चलो। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि एक छड़ है और इस छड़, ये जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। किसमें रखी है, एक चुंबकीय क्षेत्र है उसमें उन्होंने ये छड़ को रख दी है, चुंबकीय क्षेत्र में ये छड़ रखी हुई है। और इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, एल। अब यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट से ये लंबाई कितनी होगी, L/2। ठीक है, यहाँ टोटल लंबाई एल है और सेंटर पॉइंट से आधी करते हैं, आधी लंबाई L/2, आधी लंबाई L/2 है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का वेग अगर इसका निकालें, सेंटर ऑफ मास का वेग V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओमेगा इंटू हाफ एल। ठीक है, VCM इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू हाफ एल। ठीक है, अच्छा, E बराबर हमारा होता क्या है, VCM इंटू B और टोटल लंबाई हमारी कितनी है, L। ठीक है, E इज इक्वल टू VCM का मान ओमेगा इंटू हाफ एल इंटू बी इंटू एल। ठीक है, तो देखो इधर कर दें। ठीक है, E इज इक्वल टू ओमेगा, इसे पहले ऐसे लिख लें 1/2। अब अंदर क्या, ओमेगा एल बी एल, मतलब ओमेगा बी और एल इंटू एल क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। बस इतनी सी तो बात ही थी, हो गया। ठीक है, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। कि देखो, जब किसी धातु के तल पर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो धातु से स्वतः ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होती है, निश्चित ऊर्जा होती है, मतलब कि इसमें जो है ऊर्जा निश्चित होगी हमारी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति जो होती है हमारी वो वही दहली आवृत्ति भी होती है हमारी। ठीक है, फोटोन की संख्या जितनी अधिक होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, मतलब कि जितना ही फोटोन होगा, फोटोनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी उतना ही होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, मतलब जो हमारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो है उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। और
ऊर्जा, जैसे ही उस धातु पर आपने ऊर्जा दी तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब इनमें कोई समय सीमा नहीं होती है। ये नहीं कि अभी हमने ऊर्जा दी है, इलेक्ट्रॉन जो है 2 मिनट बाद निकलेंगे, 3 मिनट, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही हमने ऊर्जा दी तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब कि इनमें कोई समय सीमा नहीं होती है। समय सीमा नहीं, किस मतलब कि ये नहीं कि थोड़ा टाइम लगेगा, ये लगेगा, बोल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहीं से हमारे इसका इस इंसॉल्ट का समापन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, राधे राधे।